और आइए अब शुरू करते हैं प्राइम एट 4। अभी आप देख रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री ये बता रहे हैं कि किस तरीके से देश में अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इन प्लेस हैं और कैसे वो एक हफ्ते पहले आपदा के संदर्भ में पूर्व सूचना देने का काम करते हैं। आज प्राइम एट 4 में आपको क्या दिखाने वाला हूं, पहले आप देख लीजिए जरा मेन खबरें। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे संसद में बजट की लड़ाई विपक्ष जाति पर कैसे ले आई। एक तो इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा और दूसरे वायनाड पर काश केंद्र की सुन लेता केरल तो बच सकती थी 172 लोगों की जानें। क्या है पूरी खबर डिटेल के साथ साझा करूंगा। कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाई कोर्ट के सख्त सवाल, मुफ्तखोर सियासत पर केजरीवाल को कैसे लगी फटकार, यह भी आज प्राइम एट 4 में आपके सामने रखूंगा। और जहां से गुजरते हैं सीएम योगी वहां सड़कें सैलाब में कैसे डूबी, यह भी आज प्राइम एट 4 में। लैंडस्लाइड पर गृहमंत्री अमित शाह का संसद में बयान। केरल सरकार को पहले चेतावनी दी गई थी, बारिश की चेतावनी जारी की गई थी। केरल सरकार ने क्या किया उसे ये बताना चाहिए। लोगों को पहले शिफ्ट क्यों नहीं किया गया। वार्निंग सिस्टम को दोष देना, अर्ली वार्निंग सिस्टम को दोष देना ठीक नहीं है। 23 जुलाई को एनडीआरएफ की टीम भेजी गई थी, पहले ही ताकीद की जा चुकी थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया उसे ये बताना चाहिए। मुझे था कि आज का दिन शायद राजनीति से परे रहेगा, इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणियां नहीं होगी। खैर, उद्देश्य से या जानकारी के अभाव से कुछ टिप्पणियां भी हुई और कुछ सदन को पूरा देश देखता है, इसलिए देश के सामने कोई गलतफहमी न हो जाए, इसलिए मैं स्पष्टता करने के लिए खड़ा हुआ। दोषारोपण हुआ या जानकारी के अभाव में मुझे मालूम नहीं है, मगर मुझे स्पष्टता करनी है माननीय महोदय, आपके माध्यम से सदन से और सदन के माध्यम से पूरे देश को। अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग अर्ली वार्निंग बोलते ही गए। अंग्रेजी में जितने भी गंभीर प्रकार के शब्द है अपने भाषण में डालकर इसको बताया गया। मैं सदन के सामने स्पष्टता करना चाहता हूं। और वायनाड में मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 172 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी 800 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे दबे होने की आशंका है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, मतलब आगे भी ये परेशानी बनी रहने वाली है। जिस जगह लैंडस्लाइड हुआ है वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है और इस मौसम में कई सैलानी वहां पहुंचते हैं। और जिस तरह चारों तरफ मलबा फैला हुआ है, आशंका है कि मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ सकता है। आपको दिखाते हैं कि नवभारत के कैमरे में ये कैद तबाही के निशान क्या बता रहे हैं। जिस जगह तबाही आई वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। चूरलमाला में इस वक्त स्थितियां क्या हैं वो जरा देखिए। केरला के वायनाड में जो भूस्खलन आया है उसने कितनों की जिंदगियां तबाह की है, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है और ये तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही है। वो जो सड़क आप देख रहे हैं सबसे पहले वहां, वो सड़क जो है वो मुंडकई और अट्टमाला की तरफ जाता है और वो सड़क जो है वो पूरी तरह से कट चुका है, क्योंकि जब जमीन जो है वो खिसकी तो जो भूस्खलन था वो पूरा इस तरफ इस बर्बादी के साथ आया कि यहाँ पर सभी जिंदगियां, सभी के आशियाने पूरी तरह से तबाह कर दिए। और ये हर तस्वीर यहाँ की इसी बात की गवाही दे रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त केवल टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर तबाही का ये दिखाई दे रहा है। इस वक्त लोगों के घर जो उनके सपने होते हैं, आशियाने, वो पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रिलीफ कैंप में पहुंचे। डॉक्टर सीवी आनंद बोस पीड़ितों से मिले और इस दौरान पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने पीड़ितों से बातचीत करके उनका हाल जाना, उनसे उनकी आपबीती भी सुनी। उन्होंने पीड़ितों को हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिलाया। और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कुदरत के इस कहर से निपटने के लिए केंद्र से मदद करने का अनुरोध किया। It is a huge tragedy in Wayanad and the military is doing a good job there. I think it's very important that we support the people of Wayanad, that we give them as much support as is possible, and I'd request the government to help the people of Wayanad in this difficult time. और अब उत्तराखंड से हरिद्वार में गंगा में बहे 15 कांवड़िए
कांगड़ा घाट पर नहाते वक्त बह गए ये कांवड़िए। एसडीआरएफ की टीम ने सभी 15 लोगों को बचाया। इससे पहले भी हमने आपको प्राइम एट 4 में दिखाया था, यही घाट था और यहीं पर कई लोगों को इससे पहले भी एसडीआरएफ रेस्क्यू कर चुकी है। लेकिन इस घाट में जो एहतियात बरती जानी चाहिए वो नहीं बरती जा रही है और उसी का आप ये प्रतिफल देख रहे हैं कि पहले लोग बहते हैं और उसके बाद एसडीआरएफ को उनको बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पहले भी एसडीआरएफ ने इसमें 100% सफलता पाई थी और इस बार भी सभी 15 को बचा लिया गया है। नहाते वक्त इन लोगों को गहराई का और बहाव का अंदाजा नहीं हुआ और ये लोग पानी में बहते चले गए। गनीमत ये कि एसडीआरएफ के जवानों ने एक एक करके सभी को बचा लिया। और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। पानी में बह गया है हल्द्वानी रामनगर का स्टेट हाईवे। देहरादून को कुमाऊं से जोड़ता है यह हाईवे। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी स्टेट हाईवे का यह हिस्सा पानी में बह चुका है, जिसके बाद इसे रिपेयर किया गया था। मगर मंगलवार को नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बारिश की वजह से यहां बरसाती नाले अचानक उफान पर आ गए और सड़क टूटकर पानी के साथ बह गई, जिसके बाद इस रूट को बड़ी गाड़ियों के लिए बंद करना पड़ा और बड़ी गाड़ियों को रुद्रपुर बाजपुर से होते हुए रामनगर अब भेजा जा रहा है। और भारी बारिश के बाद लखनऊ पानी ही पानी कई जगहों पर दिखाई दे रहा है। यूपी विधानसभा परिसर के भीतर तक पानी भर गया है। विधानसभा का ग्राउंड फ्लोर पानी से लबालब है। सबसे पहले आपको विधानसभा इलाके की तस्वीरें दिखा रहा हूं। सड़कें तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। सड़कों पर 1.5 से 2 फीट तक पानी है। देखिए कैसी गाड़ी डूबी हुई यहां पर चल रही है। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं जिसमें विधानसभा परिसर के भीतर क्या स्थिति है वो दिखाता हूं। जिस रास्ते से यूपी के सीएम और कैबिनेट मंत्री आते जाते हैं वहां लबालब पानी भरा हुआ है। सिक्योरिटी स्टाफ पानी को बाल्टी से उलीचता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब तीसरी तस्वीर दिखाता हूं आपको यूपी विधानसभा परिसर और इमारत में पानी घुसने के बाद किस तरीके से वहां की स्थिति है और कैसे बाल्टी के सहारे पानी उलीचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गेट नंबर 7 के सामने पानी भरा होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गेट नंबर 1 की तरफ से बाहर लाया गया। और ये स्थिति अगर राजधानी की और वो भी विधानसभा में अगर ये हो रहा है जहां से सरकार चलती है, पूरी कैबिनेट बैठती है, तो बाकी जगहों पर स्थितियां कैसी होंगी इसके बारे में भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और ये 3 तस्वीरें मैं आपके सामने रख रहा हूं। नवाबों का शहर लखनऊ कैसे पानी पानी है। मूसलाधार बारिश के बाद विधानसभा भी पानी से लबालब नजर आ रही है। सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें विधानसभा की आपको दिखा रहा हूं। हजरतगंज में घुटनों तक पानी भरा हुआ है। भारी बारिश से लोगों का हाल बेहाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर तक पानी पहुंच गया। ये विधानमंडल है, पूरी बिल्डिंग जिसे विधानमंडल कहते हैं, विधानसभा विधान परिषद इसी बिल्डिंग में है। और आपको तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ अंदर जो है वहां तक पानी पहुंच गया है। हालांकि इस पानी को ड्रेन आउट करने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन आप तस्वीर देखिए कैसे जो है तमाम जो हेल्थ केयर सेंटर बने हैं इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये दिखा रहा है किस तरह की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां अभी भी पानी भरा हुआ कमरों के अंदर तक पानी पहुंच गया है। जाति विवाद पर हंगामे की जाति विवाद पर आज फिर से संसद में जोरदार हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में हंगामा हुआ। अनुराग ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी हुई। अनुराग ठाकुर की तरफ से राहुल गांधी की जाति को लेकर दिए गए बयान पर आज भी संसद में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष अनुराग ठाकुर के बयान पर माफी की मांग कर रहा है। जाति उन्होंने नहीं पूछा। जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन दी फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है और इनको बहाना चाहिए। क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खा करके आओ आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे। और अखिलेश यादव को अनुराग ठाकुर का जवाब भी सामने आ गया है। जाति कैसे पूछने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने अखिलेश का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करके उन्होंने लिखा कि अखिलेश की सच्चाई ये है।
असल में जो वीडियो शेयर किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें यह दिखाया गया है कि अखिलेश यादव एक जगह पत्रकारों के साथ बातचीत में ये पूछ रहे हैं कि पत्रकार की जाति क्या है, और उसके बाद उसकी जाति को लेकर उनकी टिप्पणी भी सामने आती है। और इसी को भारतीय जनता पार्टी अब सामने रख रही है कि असल में क्या वाकई जो कहा जा रहा है वही किया भी जाता है विपक्ष की तरफ से। आपको बता दें कि कल अनुराग ठाकुर के बयान पर सदन में हंगामा हुआ। जातीय जनगणना पर बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया और इसके बाद अखिलेश यादव भड़क गए। उसी पर यह सियासी संग्राम मचा हुआ है। अनुराग ठाकुर ने जो वीडियो शेयर किया उसमें अखिलेश यादव को इस तरीके से दिखाया गया। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए, छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ। चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं, नाम बताओ इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ, मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी, कुछ तो शर्म करो। अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो। अनुराग ठाकुर पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा है कि अनुराग ठाकुर को मंत्री पद से निकाला गया, इसलिए मंत्री पद से निकाले जाने का गुस्सा उनका निकल रहा है। अनुराग का बयान असंसदीय था। एक हाउस में टॉन्ट मारना, ये करना, ये सख्त पार्लियामेंट में ऐसा नहीं होता। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती, और वो कौन से जात के हैं वो मालूम है उनको, और ये पर्पसली किसी को इंसल्ट करने के लिए उसने कहा है। कौन सा गुनाह किया अनुराग ठाकुर ने? सही तो पूछा। अगर कोई मुझे जाति पूछे, धर्म पूछे तो क्या दिक्कत है? अगर मुझे कोई पूछे तो मुझे क्या दिक्कत है? लेकिन मैं भी पूछता हूँ, राहुल जी जरा आप बताना दें, आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है? राहुल गांधी के बारे में कुछ कहना बड़ा अजीब सा है, क्योंकि वो बात को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से कहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। एकदम मतलब बात को कहीं और ले जाते हैं, वो कुछ और कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ और हैं। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पे बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पे बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। अब अगली खबर यह कि बेसमेंट हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी आई है। फ्रीबीज के चक्कर में एमसीडी दिवालिया हो गया, हाईकोर्ट ने कहा। रेवड़ी बांटने की राजनीति पर विचार होना चाहिए, हाईकोर्ट की टिप्पणी। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? हाईकोर्ट ने पूछा दिल्ली पुलिस कहां है और क्या जांच कर रही है, इतना पानी कैसे जमा हो गया। ये टिप्पणी हाईकोर्ट की तरफ से आई है। कोचिंग बेसमेंट हादसे के बाद हाईकोर्ट की बड़ी सख्त टिप्पणी। फ्रीबीज के चक्कर में एमसीडी दिवालिया हो गया है। पुलिस क्या इंटरोगेट कर रही है, जांच कर रही है, इस बारे में भी हाईकोर्ट ने पूछा है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या कहा, ये डिटेल में आपको जानना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त की चीजें बांटने के चक्कर में एमसीडी दिवालिया हुआ है। रेवड़ी बांटने की राजनीति पर विचार होना चाहिए। बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच में एक बड़ा अंतर है। दिल्ली की आबादी 3 करोड़ 30 लाख पहुंच चुकी है और इसका आधारभूत ढांचा केवल 6 से 7 लाख लोगों के हिसाब से ही बना हुआ है। दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में समस्या है। आबादी के हिसाब से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो पा रहा है। एमसीडी अधिकारी एसी दफ्तरों से बाहर निकलकर वस्तुस्थिति देखते भी नहीं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा है कि आप शहर चला कैसे रहे हैं? एमसीडी अधिकारियों को नालियों का पता नहीं। दिल्ली पुलिस है कहां? जांच कौन कर रहा है? यहां इतना पानी जमा कैसे हो गया, जवाब कौन देगा? और अब तक एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड किया जाएगा ताकि दिल्ली रहने लायक बन सके, इस बारे में बताया जाना चाहिए। के सुर बगावती, बिहार में 243 सीटों पर आरएलजेपी लड़ेगी, पशुपति पारस ने कहा। समय बताएगा कि किसके साथ गठबंधन होगा, यह भी कहा पशुपति पारस ने। पशुपति पारस ने आगे कहा कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए अपने संगठन को मजबूत करेंगे।
2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उसमें हमारी पार्टी, हम अपने जिला अध्यक्षों से, प्रदेश पदाधिकारियों से राय ले रहे हैं हमारी पार्टी की क्या राय है। और हम 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। समय बताएगा, सब समय आएगा उनको किसके साथ गठबंधन करना है नहीं करना है, लेकिन हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। प्राइम 4 में ये अगली खबर अयोध्या से। यहां एक दिल दहला देने वाली बलात्कार की वारदात सामने आई। एक नाबालिग लड़की से 2 महीने तक बलात्कार किया गया। आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मोईद खान ने नाबालिग को अपनी फैक्ट्री बुलाया और नशीली चीज खिलाकर उसके साथ बलात्कार किया। मोईद के साथी राजू ने बलात्कार का वीडियो बना लिया, जिसके बाद 2 महीने तक मोईद और उसके साथ नाबालिग कर रेप करते रहे। मामला तब खुला जब नाबालिग गर्भवती हो गई। लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन मोईद का रसूख इतना था कि थानेदार कंप्लेंट में मोईद का नाम हटाने की बात करता रहा। लड़की के परिजन जब भी शिकायत करने जाते, मोईद पुलिस वालों के साथ बैठा मिलता। मोईद खान नगर पंचायत भदरसा से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष भी है। यह प्रकरण थाना पूरा कलंदर का है। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला ये है कि जब मैं उनके यहाँ गई, पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई कि मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोईद खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दी है, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। बिटिया की माता जी हैं, उनके परिवार वालों को और जो है धन का लालच और लोभ दिया जा रहा है, बाकी जो है वो अपना बयान वहाँ बदल ले। और कल जो हमारे संगठन के लोग रात्रि में करीब 11 बजे उसके यहाँ पहुँचे और उसको ढांढस बनाया कि माता जी आप हिम्मत ना हारिए, ये पूरे समाज के लिए आप कर रही हैं, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये पूरे हिंदू जनमानस सबकी लड़ाई। तो आपने देखा इसमें कई चौंकाने वाली बातें हैं। एक तो ये शख्स जो बुजुर्ग दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसने एक नाबालिग लड़की के साथ क्या किया। उसके बाद इसका रसूख इतना कि थानेदार के पास ये बैठा हुआ मिलता था जब भी परिवार वहां कंप्लेंट करने जाता था। बड़े मुश्किल से अब ये मामला सामने आ रहा है। मनीष यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत सारी बातें न सिर्फ इस व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करती हैं, इसके साथी को कटघरे में खड़ा करती हैं, बल्कि उस व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा करती हैं जहां वो थानेदार इनके साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर में जो प्रशासनिक तालमेल की चीजें सामने आरोप भी लगा रहे हैं। शिकायत करने की कोशिश की तो अधिकारियों का प्रयास इस अपराधी की ओर से किया जा रहा था। मनीष यादव हमारे संवाददाता जहां पर मौजूद हैं, वहां सिग्नल्स का प्रॉब्लम साफ समझ में आ रहा है, लेकिन उन्होंने जो बात बताई वो ये बताया कि ये जीरो टॉलरेंस के मैटर्स हैं। ये रेप, गैंग रेप जैसे मामले ये जीरो टॉलरेंस के मैटर है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से लोग हैं जो व्यवस्था में बैठे हुए हैं और ऐसे लोगों का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष के पास आगे हम चलेंगे और इस बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाएंगे, लेकिन अयोध्या से ये बेहद सनसनीखेज मामला, आगे आपको इस बार अपडेट देते रहेंगे। और इधर कश्मीरी पंडितों के घर में आग के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने सुरक्षा की मांग की। कुछ तत्व कश्मीर में माहौल बिगाड़ रहे हैं, अशोक कुमार ने कहा। अशोक कुमार का कहना है कि कुछ शरारती लोग ऐसा कर रहे हैं ताकि कश्मीरी पंडित वापस न लौटें, क्योंकि इस बार कश्मीरी पंडित वापस लौट रहे हैं और पवित्र स्थानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं, कश्मीरी पंडित सब सोचते हैं कि अब माहौल यहाँ पर अच्छा हो रहा है, लोग वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन चीज़ों से दुख होता है। हमें नहीं दुख होता है, सारी कश्मीरी बरादरी को दुख होता है कि ये क्या हो रहा है। अगर हालात इस वक्त सुधर रहे हैं, अगर कश्मीरी पंडित तीर्थों की ओर आ रहे हैं, हर जगह इस वक्त तीर्थों में काम चल
चल रहा है, गवर्नमेंट मदद कर रही है, मगर कुछ ऐसे आंसर है जो इस वक्त फिर माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। और ये बड़ी खबर आईएएस पूजा खेड़कर से जुड़ी हुई, जिन पर बड़ा एक्शन हुआ है। यूपीएससी ने पूजा की उम्मीदवारी रद्द कर दी है। भविष्य में किसी भी परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में यह कार्रवाई की गई। फर्जी सर्टिफिकेट देकर परीक्षा में शामिल होना, इस मामले में कार्रवाई करते हुए यूपीएससी ने न सिर्फ पूजा की उम्मीदवारी रद्द की है, बल्कि भविष्य में किसी भी एग्जाम में शामिल होने पर भी बैन लग गया। और आगे आपको दिखाने वाले हैं योगी के में यह खबर कि मदरसों को नोटिस दिया गया है और यह मामला गर्मा गया है। नोटिस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आपत्ति है। सीएम योगी से बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल मिला। बोर्ड ने सरकारी आदेश वापस लेने की मांग की। यूपी सरकार ने 8,449 मदरसों को नोटिस दिया है। यूपी के मुख्य सचिव ने 8,449 मदरसों को यह नोटिस भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का एडमिशन बेसिक शिक्षा स्कूल में कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी से मुलाकात करके इसी आदेश को वापस लेने की मांग की। और इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कहता है? उसका कहना है कि यूपी के मुसलमानों की फिक्र को, चिंता को मुख्यमंत्री दूर करें। 8,449 मदरसों को नोटिस जारी करना गलत है। धार्मिक के साथ हम आधुनिक शिक्षा भी देते हैं इन मदरसों में। ट्रस्ट या सोसाइटी के तहत ये मदरसे बनाए गए हैं। लाखों बच्चों की मुफ्त रहने खाने की यहां पर व्यवस्था है। गैर मान्यता प्राप्त बताकर ये नोटिस जारी किया गया है और संविधान के कई प्रावधानों के खिलाफ है ये नोटिस। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा लेने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में भी मदरसों को इसकी छूट है। और आगे हम